कहते हैं कि इनकार हमेशा नाराज़गी लेकर आती है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको सुधार करने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 26 जून के करंट अफ़ेयर को। आइए देखते हैं आज के अपने पहले करंट अफ़ेयर को, जहाँ पर ईरान का आईएईए के साथ कॉपरेशन सस्पेंड करने का फैसला लिया है। यानी ईरान ने अपने पार्लियामेंट में एक बिल पास कर दिया है, जिससे अब वो आईएईए का साथ छोड़ दिया है। बता दें आपको आईएईए यानी इसकी फुल फॉर्म अब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 29 जुलाई 1957 को। वहीं इसकी हेडक्वार्टर भी आपके लिए अब इम्पोर्टेंट है, जो वियना ऑस्ट्रिया में है। साथ ही साथ इनके डायरेक्टर जनरल का नाम है राफेल ग्रॉसी। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। बता दें कि आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम होता है कि वो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे। जो भी सिग्नेटरीज़ कंट्री हैं आईएईए की, उस पर वो नज़र बनाकर रखती है। यानी कि वो कंट्री आईएईए के साथ अपना सारे न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को शेयर करता है। तो बता दें कि अब इसका असर क्या होगा, तो आईएईए अब ईरान के न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ की इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग नहीं कर पाएगा। और साथ ही ईरान ने ये भी कहा है कि वो अपने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेज़ करेगा। तो अब बता दें कि इसके पीछे का कारण क्या है, तो यूएस और इज़राइल के एयर स्ट्राइक्स जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करते हैं। अब ये उनका जवाब है ईरान के थ्रू। साथ ही साथ अब आपको ये भी बता दूँ कि आपकी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस किसने चलाया था? तो ईरान ने चलाया था इज़राइल के खिलाफ। वहीं इज़राइल ने ईरान के जो साइट्स को बॉम्बार्ड किया था, न्यूक्लियर साइट्स को, उस ऑपरेशन का नाम था राइजिंग लायन। साथ ही साथ कल भी मैंने आपको बताया कि यूएसए ने भी हमला कर दिया है मिडनाइट हैमर ऑपरेशन के थ्रू। तो याद रखिएगा, मिडनाइट हैमर किसके थ्रू किया गया? तो यूएसए के थ्रू किया गया। साथ ही साथ इज़राइल फ़ोर्सेस का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। इज़राइल की फ़ोर्सेस भी इसमें साथ में थी। अब आपको ईरान से संबंधित कुछ बातें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। आपको बता दें कि ईरान की पार्लियामेंट अब काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसके पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है। याद रखेंगे, ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, उस लैंग्वेज का नाम है पर्शियन। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम भी अब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। उनका नाम है मसूद पेज़ेश्कियान। आप याद रखेंगे इनका नाम मसूद पेज़ेश्कियान, मैं कई बार अब बता चुका हूँ। साथ ही साथ ये भी आप अब याद रख लीजिएगा कि ईरान जो है एक वेस्ट एशिया कंट्री है, अभी हम आगे भी देखेंगे। आगे इसके बारे में पूरी डिटेल में देखेंगे। वहीं इज़राइल के बारे में जानिए, तो इज़राइल की जो संसद है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको नेसेट बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ की लैंग्वेज को भी आपको पता होना चाहिए, हिब्रू बोला जाता है। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम भी आपको अब याद रखना है, उनका नाम है इसहाक हर्ज़ोग। और यहाँ के पीएम का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू काफ़ी फ़ेमस व्यक्ति हैं, क्योंकि जब ये आते हैं तब ईरान और इज़राइल के बीच में टेंशन्स बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि ईरान एक शिया मुस्लिम स्टेट है। याद रखिएगा इस बात को भी, ये भी आपसे एग्ज़ाम में सवाल बन सकता है। वहीं इज़राइल के अगर लैंग्वेज की बात करूँ, तो ये मैंने आपको बता दिया कि हिब्रू बोलते हैं। इज़राइल की राजधानी का नाम अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसका नाम है जेरूसलेम। जेरूसलेम। वहीं जो तेल अबीब है, वो इज़राइल की इकोनॉमिक कैपिटल है। इकोनॉमिक कैपिटल भी आपसे पूछा जा सकता है अब सवाल। वहीं ईरान की राजधानी की अगर आप बात करेंगे, तो तेहरान है। ईरान की कैपिटल है तेहरान। अब ये सारी चीज़ें न्यूज़ में हैं, तो आपको इन सारी बातों को दिमाग में रखना पड़ेगा। चलिए, बढ़ते हैं अपने आगे मैप की ओर। तो मैप भी आज आपको पूरा बता दूँ। आप देखिए, इंडिया, और इंडिया से अगर आप वेस्ट की ओर जाएँगे, तो ये आपको ईरान मिल जाएगा। साथ ही साथ इसे मिडल ईस्ट कंट्री भी कहा जाता है। चलिए अब इसको बड़े फॉर्मेट में समझते हैं, जहाँ मैंने समझाया कि ईरान की कैपिटल है तेहरान। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ईरान से बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कितने हैं? तो ईरान से 7 बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। याद रखेंगे आप इस बात को, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि बताइए ईरान से कितने स्टेट्स लगते हैं? तो ईरान से लगने वाले स्टेट्स हैं 7। अब अगर आपको मैं सातों का नाम पूछूँ, तो नाम बताता चलूँ, आप मैप में उसको रिवाइज़ करते चलिए। वो 7 देश हैं, आर्मेनिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की और इराक। फिर से बता दूँ, 7 जो कंट्रीज़ के नाम हैं,
अर्मेनिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की और इराक। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ईरान के नॉर्थ में कैस्पियन सी लोकेटेड है। ईरान के नॉर्थ में कैस्पियन सी रिलेटेड है। साथ ही साथ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो एक इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट है, वो लोकेटेड है किन 2 वाटर बॉडीज़ के बीच में? तो उसका नाम आएगा पर्शियन गल्फ और दूसरा गल्फ ऑफ ओमान। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। साथ ही आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट माउंटेन पीक ईरान में कौन-सा है? तो माउंट दमावंड है। आप याद रखेंगे इसका नाम, माउंट दमावंड। ये भी आपसे अब एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा ईरान के बारे में कि कौन-सा कन्वेंशन ईरान से रिलेटेड है? तो आपको बता दें कि रामसार कन्वेंशन ईरान से रिलेटेड है। रामसार कन्वेंशन वेटलैंड से रिलेटेड है, जो ईरान में है। वहीं अगर रामसार के बारे में पूछा जाए तो ये साइन्ड कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। आपको बता दें ये साइन्ड हुआ था। आपको लागू होने की तिथि अलग याद रखनी है, यानी पोस्ट में ये कब आया आपको पता होना चाहिए, 21 दिसंबर 1975 को। 21 दिसंबर 1975 को ये फ़ोर्स में आ गया था। तो ये सवाल भी अब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं ये पूछा जाएगा तो मैंने बता दिया आपको 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब चाबहार फोर्ट भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चाबहार फोर्ट जो है ईरान में ही स्थित है, पर किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और ईरान के बीच में स्थित है। वहीं आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जेसीपीओए क्या है? क्योंकि अब ये न्यूज़ में आ जाएगा। जेसीपीओ का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। जे यानी कि जॉइंट, सी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पूछा जाएगा क्या है? तो बता दें आपको, ये एक डील था ईरान के साथ कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं करेगा। बात न्यूक्लियर वेपन्स पे आई है तो न्यूक्लियर से ही सवाल आपसे एग्ज़ाम में अब पूछा जाएगा। तो ये संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने से रोकना था। आपको बता दिया मैंने ईरान से जितने भी बनने वाले सवाल थे, वो सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं आपको इज़राइल के ऊपर। तो इज़राइल भी वेस्ट एशिया में कंट्री है और साथ ही साथ वेस्ट एशिया के साथ-साथ ये भी एक मिडल ईस्ट कंट्री ही है। आपको बता दें कि इज़राइल की कैपिटल जेरूसलम है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। साथ ही साथ अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो ये मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है और ईस्ट में देखेंगे तो डेड सी से जुड़ा हुआ है। अगर आपको बता दें कि इज़राइल बॉर्डरिंग किस देश से करता है तो आपको इजिप्ट है और इजिप्ट में आपसे पूछा जाता है सिनाई पेनिनसुला किस देश में स्थित है? तो ये भी आपको याद रखना है वो इजिप्ट में स्थित है। साथ ही साथ लेबनान से भी इसका बॉर्डर लगता है, सीरिया से और जॉर्डन से। तो मैंने आपको कितने कंट्रियों के नाम गिनाए? 4 कंट्रियों के नाम गिनाए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। वहीं आपको मैंने बताया कि इज़राइल में एक डेज़र्ट है, नेगेव डेज़र्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब ये सवाल एग्ज़ाम में बनेगा, तो आप याद रखेंगे कि नेगेव डेज़र्ट या फिर इज़राइल में कौन-सा डेज़र्ट पाया जाता है? तो नेगेव, ये आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ वाटर बॉडीज़ मैंने आपको बता दिया कि डेड सी इज़राइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर है, ये आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ डेड सी में सॉल्ट का प्रेज़ेंस काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते आदमी उसके ऊपर तैरने लगता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट के चलते ऑब्जेक्ट्स जो है उस पर फ्लोट करने लगते हैं। आपको ये भी बता दें कि गल्फ ऑफ अबावा पर भी कई बार सवाल पूछा गया है कि गल्फ ऑफ अकाबा किस सी में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको रेड सी, तो यानी कि आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में रेड सी पर स्थित है गल्फ ऑफ अकाबा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। वहीं ये थे आपके सारे इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो इज़राइल और ईरान से संबंधित बन सकते थे या पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बने हुए हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर कि अम्बुबाची फेस्टिवल जो है न्यूज़ में है। आपको बता दें कि अम्बुबाची फेस्टिवल जो है गुवाहाटी असम में मनाया जाता है, जो कामाख्या माता की जिसमें पूजा की जाती है। आपको बता दें कि ये हर साल मानसून के सीज़न में मनाया जाता है। 22 जून से 26 जून तक ये रिचुअल को
किया जाता है। यानी 22 जून को जो गेट है वो बंद कर दिया जाता है और 26 जून को प्यूरिफ़िकेशन के बाद यानी प्यूरिफ़िकेशन रिचुअल्स है एक, जिसके बाद गेट खोल दिया जाता है श्रद्धालुओं के लिए। तो आइए पूरे डिटेल में पढ़ते हैं अम्बुबाची मेला को और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट से आपके किस तरह के सवाल बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। चलिए, शुरू करते हैं अम्बुबाची मेला के बारे में। आपको बता दें कि अम्बुबाची मेला मैंने बताया आपको जिस तरह से कि एक वार्षिक त्योहार है जो कामाख्या मंदिर यानी गुवाहाटी असम में मनाया जाता है। इसका संबंध देवी कामाख्या के मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन से है जो स्त्रीत्व और प्रजनन शक्ति का प्रतीक है। बता दें आपको कि इसका महत्व धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये उत्सव तांत्रिक विधियों और साधना से जुड़ा हुआ है। स्त्रीत्व और उर्वरता यानी फर्टिलिटी को सम्मान देने का पर्व है। आपको मैं बता दूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कल्चर में देखेंगे तो कल्चर के साथ अगर वुमेन एम्पावरमेंट को जोड़ेंगे तो इस टेम्पल और इस पर्व का आप ज़िक्र कर सकते हैं। वहीं अगर इसके सांस्कृतिक महत्व को देखें तो देश के कोने-कोने से साधु, तांत्रिक और श्रद्धालु इस पर्व में शामिल होते हैं। असम की संस्कृति को इससे बढ़ावा मिलता है। अगर इसके ऐतिहासिक संबंध को देखें तो कामाख्या मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है जहाँ माँ सती का गर्भाशय और जनानंग गिरे थे। इससे भी आप पर सवाल बन सकते हैं अच्छे एग्ज़ाम्स में। आपको बता दें कि यहाँ पर जो रीतियाँ और मुख्य कार्यक्रम हैं, उनमें देवी के मासिक धर्म के प्रतीक के रूप में मंदिर 3 दिन के लिए बंद रहता है, जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था। इस दौरान शुद्धिकरण की प्रक्रिया की जाती है। चौथे दिन मंदिर फिर से खोला जाता है और भक्त दर्शन करते हैं। एक विशेष प्रसाद जो लाल कपड़े में लिपटा होता है, मासिक धर्म का प्रतीक है, सभी भक्तों में वितरित होता है। वहीं हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देते हैं। यानी आप देखिए कि इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। लेकिन साथ ही साथ आप ज़रूर अगर लिखने के लिए आता है किसी एग्ज़ाम्स में तो वहाँ पर साथ ही साथ पर्यावरण की चुनौतियाँ को भी लिखना है आपको क्योंकि वहाँ कचरा प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और मंदिर की पवित्रता बनाए रखना एक बड़ा चुनौती होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। अब आपको नॉर्थ ईस्ट पर भी सवाल बनेगा क्योंकि असम अब न्यूज़ में आ गया है। तो आपको हर चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह के सवाल बनेंगे और नॉर्थ ईस्ट को भी हम साथ-साथ रिवाइज़ करते चले जाएँगे। तो आपको डेली करंट अफ़ेयर शो देखना है जिससे कि आप हमेशा जो है बने रहिए और जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है या आप डेली भी देख सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। ये अब नॉर्थ ईस्ट को रिवाइज़ कीजिए आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट भारत का एक अहम अंग है जो कि 22 किलोमीटर के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है जो कि चाइना चाहता है उसको तोड़ने के लिए। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर और साथ ही साथ 1 ब्रदर हैं। तो आपको बता दें कि एक ब्रदर जो है उनमें सिक्किम का नाम आता है और 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा के साथ-साथ मेघालय और असम भी हैं। ये 7 सिस्टर का नाम आपको याद रखना है। आप याद रखेंगे साथ ही साथ कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। सब कुछ मैं आपको रिवाइज़ कराते चल रहा हूँ। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, वहीं सिक्किम की राजधानी आपको याद रखना है गैंगटॉक है। वहीं असम की अभी-अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि असम की राजधानी गैंगटॉक है, गैंगटॉक। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ईटानगर के बाद आपको नागालैंड की राजधानी याद रखना है कोहिमा है। वहीं आपको बता दें कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, इम्फाल भी आप याद रखेंगे और मिज़ोरम का कैपिटल है आइज़ॉल। मिज़ोरम भी मैंने कुछ ही दिन पहले आपको काफ़ी डीप में एक्सप्लेन किया है, तो इतनी बातें आपको यहाँ से तो याद रखना ही रखना है। साथ ही साथ आपको और भी बताता चलूँ नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो सबसे पहले चालू करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश आपको पता होना चाहिए कि हिमालयन लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। वहीं असम में काज़ीरंगा नेशनल पार्क है। असम आपको याद रखना है कि असम से संबंधित आपको काज़ीरंगा पार्क याद रखना है। काज़ीरंगा कहाँ है? तो असम में है। वहीं आपसे मणिपुर के बारे में पूछा जाएगा तो आपको किबुल लामजाओ याद रखना है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ से आपको किबुल लामजाओ याद रखना है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ में रहता है, आपसे हमेशा पूछा जाएगा। आपको मेघालय के बारे में बता दें, तो मेघालय से वैसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं।
मिज़ोरम्स में भी मैंने आपको कुछ दिन पहले एक्सप्लेन किया है। नागालैंड से संबंधित आपको याद रखना है, नागालैंड से संबंधित हॉर्नबिल फेस्टिवल आपसे पूछा जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे नागालैंड में मनाया जाता है। वहीं सिक्किम में आपको कंचनजंगा पार्क का नाम याद रखना है। सिक्किम में कौन-सा पार्क है? नेशनल पार्क तो कंचनजंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंचनजंगा कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। और त्रिपुरा में भी आपसे पूछा जाता है कि सिपाही जला कहाँ पर है? तो त्रिपुरा में आप याद रखेंगे सिपाही जला। अच्छे एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा गया है कि ये पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल पार्क तो सिपाही जला, सॉरी, नेशनल पार्क तो मैं नहीं बोलूँगा, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ स्थित है? तो यह त्रिपुरा में स्थित है। अभी कुछ ही दिन पहले किसी एग्ज़ाम्स में ये सवाल पूछा गया था। आइए कुछ और रिवाइज़ कर लिया जाए। आपको बता दें कि मणिपुर में एक और लेक है जिसका नाम है लोकटक। तो मणिपुर में आप लोकटक झील भी याद रखेंगे। ये भी आपसे सवाल में कई बार पूछा गया है। और लोकटक झील में ही आपको याद रखना है कि एक यूनिक फ्लोटिंग आइलैंड है जिसको फुंडीज़ कहा जाता है। और किबू लामजाओ पार्क तो आपको बता ही दिया, वही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। जो कि संगाई डियर के लिए फ़ेमस है। याद करिएगा, संगाई डियर के लिए फ़ेमस है ये। आगे बढ़ते हैं तो अगर हम देखें कि नागालैंड में मैंने आपको बता दिया हॉर्नबिल फेस्टिवल से सवाल पूछा जाता है। वहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलिटी से सवाल पूछा जाता है, 6th शेड्यूल्स के बारे में। आप याद रखेंगे 6th शेड्यूल यानी कि ऑटोनोमस काउंसिल के बारे में बताता है ये, ऑटोनोमस काउंसिल। आपको पूछा जाएगा कि 6th शेड्यूल किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से ये संबंधित है। या फिर नॉर्थ ईस्ट भी आपको सीधा-सीधा एग्ज़ाम में दिया जा सकता है। वो चारों नाम जहाँ पर ये ट्राइबल एरियाज़ के ऑटोनॉमी को प्रोवाइड करता है, तो ये है एएमएमटी यानी कि असम, मेघालय, याद रखना है आपको, ये चारों के चारों नाम याद रखना है, मिज़ोरम और त्रिपुरा। ये 4 नाम याद रखेंगे तो आप एग्ज़ाम्स में काफ़ी आगे निकल जाएँगे अगर इससे रिलेटेड सवाल आता है। मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा और असम, तो ये 4 स्टेट आपको नाम याद रखना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें पूछा जाता है आपसे कि किन इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ के साथ इसका स्टेट जुड़ा हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश चाइना से भी जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ भूटान से भी जुड़ा हुआ है और म्यांमार से भी जुड़ा हुआ है। यानी तीनों कंट्री से जुड़ने वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को दूसरे नाम से तवांग मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तवांग मोनेस्ट्री पूछा जाएगा कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपसे तवांग मोनेस्ट्री आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे? आपका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश से ये संबंधित है। और ये सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में और सेंटर है तिब्बतियन बुद्धिज़्म का, यानी कल्चरल हब का काम कर रहा है। वहीं असम में आपको पता होना चाहिए डिगबोई के बारे में, असम से संबंधित आपसे पूछा जाएगा कि डिगबोई कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखेंगे ये असम में स्थित है। और डिगबोई क्या है? तो आपको बता दें कि एशिया का पहला ऑयल रिफाइनरी है। इंडिया ही नहीं, ये एशिया का फर्स्ट आपको रिफाइनरी है, यानी तेल के लिए भी नॉर्थ ईस्ट जाना जाता है। ये भी आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ नेचुरल गैस और कोल का भी पोटेंशियल पाया गया है। अब आपको ये भी याद रखना है कि कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट किसके साथ संबंधित है? तो ये म्यांमार के साथ संबंधित है, क्योंकि ये म्यांमार मिज़ोरम के थ्रू गुजरता है। मिज़ोरम के थ्रू म्यांमार में ये जाता है। तो अब इसका नाम अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा, कालादान मल्टी मॉडल टर्मिनल। मल्टी मॉडल टर्मिनल आप याद रखेंगे इस नाम को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बातें हर बार एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया कि ब्रह्मपुत्रा रिवर दरअसल ओरिजिनेट तो होता है चाइना से। बता दें आपको कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है इसका ओरिजिनेट तो चाइना है, लेकिन काफ़ी इस पर भी डिबेट चलते रहता है, तो उस पर नहीं जाएँगे हम अभी। चाइना में ये यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि चाइना में इसका नाम है यारलंग सांगपो। ये भी कई बार एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछा गया है। तो यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है और फिर वो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करता है इंडिया में और असम के होते हुए बांग्लादेश में जाकर गिर जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि क्या ये मणिपुर से बहता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि पीवाईक्यू में ये सवाल पूछा गया है। तो ये थे नॉर्थ ईस्ट से संबंधित
बातें जो मैंने आपको पूरे डीप और डिटेल में बताए हैं, जितने भी पीवाईक्यूज़ बन सकते थे, जो मैंने पढ़ा और आपको बताया। तो इन सवालों को बार-बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, आप इनको याद रखेंगे। आशा करता हूँ ये भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर को, जहाँ पर कि टॉप 10 मोस्ट पीसफुल कंट्री से संबंधित अब आपको न्यूज़ आ चुकी है, यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स आ चुका है। आइए देखते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन-सी है, तो उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। आपको ये नाम अब याद रखना है। कुछ आंकड़े अगर इसके देखें तो 1,52,000 कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड डेथ हुए हैं 2024 में। वहीं अगर इसके कॉस्ट को देखें जो वायलेंस की वजह से बर्बाद हुई है, वो है 19.97 ट्रिलियन डॉलर रुपए, जो कि 11.6% है ग्लोबल जीडीपी का। वहीं इसके कारण जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और मिडिल पावर असर्टिवनेस, मिलिटराइजेशन बढ़ी है और डेब्ट फ्रेजाइल स्टेट्स में बढ़े हैं। आपको बता दें कि टॉप 10 मोस्ट पीसफुल कंट्री जो है, जिनमें से आपको सबसे पहला नाम तो अब आइसलैंड बिल्कुल याद ही रखना है। आपको आइसलैंड के अलावा भारत का नाम ज़रूर याद रखना है, क्योंकि भारत इस रैंक में 115वें स्थान पर है, जो पिछले स्थान से 1 स्थान ऊपर गया है, जो कि अच्छी बात है। आपको बता दें कि बांग्लादेश का 123वां स्थान है, वहीं पाकिस्तान का 144 और अफ़गानिस्तान का 158 है। वहीं आइए रिवाइज़ करें कुछ इंडेक्स को जो क आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनेगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स और पीस के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें भारत की रैंक 115 है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है, वहीं इसमें भारत का स्थान 10वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी विपो के द्वारा जारी किया जाता है और 39वां रैंक है भारत का। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान 63वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 93वां स्थान है और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 162वां स्थान है, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करती है और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है, जो आपके एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है। वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के स्थान 105वां है। आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर कि इफ़को ने सेटअप किया है पहला अपना नैनो फर्टिलाइज़र प्लांट ओवरसीज़ में, ब्राज़ील में। आपको बता दें कि ब्राज़ील एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, वहीं यहाँ की करेंसी रियाल है। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है लूला दा सिल्वा, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम। आपको बता दें कि यूरिया ने नैनो फर्टिलाइज़र पहला प्लांट भारत में कलोल, गुजरात में सेटअप किया था। फर्टिलाइज़र मिनिस्टर हैं डॉक्टर जेपी नड्डा, वहीं अब इफ़को भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र्स कोऑपरेटिव, याद रखेंगे, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। आइए साउथ अमेरिका को रिवाइज़ करते हैं। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका में एंडीज़ पर्वत है, जो 7 देशों से गुजरता है, जिसमें पहला है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। वहीं अमेज़न रेन फ़ॉरेस्ट की बात करें तो ये 4 कंट्रीज़ से गुजरता है, ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया और कोलंबिया। आपको बता दें कि पंपास और लानोज जो ग्रास है, लानोज आपको याद रखना है, वेनेजुएला से संबंधित है। वहीं पर पंपास जो है आपको अर्जेंटीना से संबंधित याद रखना है। वहीं अटाकामा डेज़र्ट पेरू और चिली से संबंधित है और अर्जेंटीना और चिली से आपका पैटागोनिया संबंधित है। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम्स में कभी ना कभी पूछी गई हैं। वहीं पैराग्वे की राजधानी कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, असूसियन यहाँ की राजधानी है। वहीं बोलीविया की राजधानी सुक्रे है, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। कोलंबिया की राजधानी भी आपसे पूछा गया है, जिसकी राजधानी बगोटा है। तो आपको बता दें वेनेजुएला की राजधानी काराकस है और ये एकमात्र देश है साउथ अमेरिकन कंट्री में जो ओपेक कंट्री को बिलॉन्ग करता है। ओपेक यानी तेल से संबंधित है ये। वेनेजुएला में बता दें आपको एंजल फॉल है, जहाँ पर तेल का पर्याप्त मात्रा में भंडार है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ इसका फुल फॉर्म है। तो ये थी सारी बातें आपको साउथ अमेरिका से संबंधित जो आपको याद रखनी थी। आपको एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा कि पंपास रीजन किस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए फ़ेमस है? तो कैटल रैंचिंग के लिए भी ये फ़ेमस है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर पे, जहाँ पर कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली 23 साल की एक इंजीनियर हैं, जो जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, यानी इसी से इन्होंने
इंजीनियरिंग की है, जिनका नाम है जानवी जानवी डांगेटी। अब ये नाम आप याद रखेंगे। इनका सिलेक्शन हो गया है आपको नासा के स्पेस मिशन के लिए। नासा के स्पेस मिशन में इनका सिलेक्शन हो गया है। और वो मिशन का नाम मैं आपको बता देता हूँ। वो मिशन का नाम है आपको टाइटन ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन के लिए इनका सिलेक्शन हो गया है। आपको बता दें कि ये जो टाइटन ऑर्बिटल स्पेस मिशन है, ये एक तरह का नेक्स्ट जनरेशन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि उसमें एक्सटेंडेड ह्यूमन प्रेजेंस को सपोर्ट किया जा सकते हैं स्पेस में, और एडवांस रिसर्च के लिए भी और कमर्शियल एक्टिविटीज़ में वो मदद करेगा। तो आप याद रखेंगे जानवी डांगेटी का नाम। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, वहीं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू। भारत के सबसे अमीर जो नेता हैं, उनका नाम चंद्रबाबू नायडू ही है। गवर्नर, आपको बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, एस अब्दुल नज़ीर याद रखना है आपको। वहीं नासा का फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछा जाता है और आप गलत बनाकर आ जाते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका फाउंडेशन 1958 में यूनाइटेड स्टेट में किया गया था। वहीं इनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसके जो फाउंडर थे, उनका भी नाम कई बार एग्जाम से पूछा गया है, तो उनका नाम है ड्वाइट डी आइजनहावर। ड्वाइट डी आइजनहावर, आप इनका नाम आप याद रखेंगे। तो ये थे जानवी डांगवेपी से बनने वाले करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं अब आखिरी के कुछ करंट अफेयर्स, जहाँ पर कि ईस्ट कोस्ट रेलवे ने लॉन्च किया है ECOR यात्रा ऐप। आपको याद रखना है, रथ यात्रा के लिए पूछा जाएगा कि कौन सा रेलवे ने लॉन्च किया है ECOR यात्रा ऐप, तो आप याद रखेंगे ईस्ट कोस्ट रेलवे ने लॉन्च किया है। रेलवे की शुरुआत डलहौजी के समय हुआ था 1854 में। पहली जो रेलवे लाइन थी वो थी मुंबई से थाने के बीच में। तो अभी कुछ ही दिन पहले इसको रिवाइज करवाया है, इसलिए इसको वन लाइनर में पुट अप किया है। अब 10वां जो है WHO का रिपोर्ट आ गया है ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक पर। आपको बता दें कि टोबैको से जो होने वाले डेथ्स हैं, वो टोटल 7 मिलियन लोग हर साल मर जाते हैं टोबैको खाने की वजह से। उनमें से ज़्यादातर आपको पता ही होगा कि कैंसर की वजह से मरते हैं। वहीं इंडिया जो है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली जो है, इंडिया में 1.35 मिलियन डेथ हर साल टोबैको खाने की वजह से होता है। क्यों? इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया टोबैको का। इसके बाद तो फर्स्ट पे आ गया चाइना। आपको बता दें चाइना जो है फर्स्ट पर है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। हर साल 1.35 मिलियन, काफ़ी बड़ा डेटा है ये। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। याद रखेंगे 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। और WHO के हेड का नाम आपको पता होना चाहिए, टेड्रोस अधेनम। कुछ ही दिन पहले रिवाइज करवाया हूँ इसको भी। WHO और WHA यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आपको पहला जो है हाउस होल्ड इनकम सर्वे करवाया जाएगा 2026 में। ये मॉस्पी के द्वारा कराया जाएगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये करवाया जाएगा, जिसके मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। याद रखिएगा, ये भी नाम इम्पोर्टेंट है। वहीं ये सर्वे रूरल और अर्बन एरिया दोनों में करवाया जाएगा, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इसको कंडक्ट करेगा। तो ये थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपको 26 जून से पहले, यानी कल रात तक की सुर्खी से बन रहे थे। कैसा लगा आपको करंट अफेयर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप और क्या सुधार चाहते हैं, और आप कैसे पढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल बताइए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ते चलिए, आप कब सेलेक्ट हो जाएँगे, आपकी कब नौकरी लग जाएगी, आपको भी ये पता नहीं है। मैं आपको क्लास में ही हर कुछ याद करा दूँगा। मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको। जितना मुझसे बन सकता है, जितने अच्छे से बन सकता है, उतने अच्छे से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो मैथ्स हो, रीज़निंग हो, साइंस हो, ये सारी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आने वाले वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको एसएससी है, रेलवे की वैकेंसीज़ काफ़ी हैं, स्टेट्स एग्ज़ाम भी बहुत सारे हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस,
निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगी। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सरकारी नौकरी लेते रहिए। धन्यवाद।